Hello students, welcome to Educate. आज today we will be studying the Portrait of a Lady chapter by खुशवंत सिंह. जिन लोगों को इस चैप्टर के बारे में नहीं पता, इसमें दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. वो ये हैं कि इट मेनली ये बात करता है खुशवंत सिंह जो ऑथर है. ये पूरा चैप्टर एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से है. जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, जो लिखता है चैप्टर को या फिर किसी भी किताब को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से ही सारी कहानी चलती है. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि खुशवंत सिंह जो कि एक राइटर हैं और काफी फेमस राइटर रहे थे, काफी फेमस बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं. तो उनका ये जो चैप्टर है ये बात करता है उनका रिलेशनशिप अपनी ग्रैंड मदर के साथ. ग्रैंड मदर, दादी या नानी, उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप था, जिंदगी को लेकर के उनका क्या आउटलुक था, और इन चीजों के बारे में खुशवंत सिंह बात करते हैं. मेनली तीन चार चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अ वेरिटेबल बेडलैम्प ऑफ चिरपिंग्स, फ्रिवलस रिब्यूक्स. थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं लेकिन आप फिर भी हैंडल कर लेंगे, नो वरीज, मैं हूं आपको बताने के लिए. अ टर्निंग पॉइंट एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती हैं. एक एज डिफरेंस क्या होता है, एक ग्रैंड सन और एक ग्रैंड मदर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच में कैसे संबंध होते हैं, क्या चीजें होती हैं जो दोनों को बॉन्ड करती हैं. एज डिफरेंस बहुत है, ऐसी क्या चीज कॉमन में आ रही है जो दोनों का एक बॉन्डिंग फैक्टर बनती है. अधिकतर लोग बहुत ज्यादा अपनी दादियों से, अपनी नानियों से बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. तो उसमें जो कॉमन चीजें होती हैं उन चीजों के बारे में इस चैप्टर में मेंशन किया गया है. स्टार्टिंग ऑफ, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years, young and pretty, and had a husband, but that was hard to believe. Hard to believe. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. खुशवंत सिंह जी अगर पूछेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. हार्ड टू बिलीव. Why was it hard to believe? ऐसा क्यों? Because एज डिफरेंस है और अभी जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो ओल्ड एंड रिंकल्ड हैं फॉर द 20 years, प्रिटी एंड यंग, एंड इवन हैड अ हस्बैंड. ठीक है, मतलब कि अब उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो जिंदा नहीं है. ये चीज हमें क्लियरली देखने को मिल रही है इस चैप्टर में. सेकेंड थिंग, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. मैंटल पीस बेसिकली उनके ग्रैंडफादर का, यानी कि उनके दादाजी का या नाना जी का जो पोर्ट्रेट था, एक्सक्यूज मी, वो बिल्कुल ऊपर टंगा हुआ था उनके ड्राइंग रूम में. बिल्कुल एक मैंटल होता है, जैसे एक सजाने के लिए जगह होती है, उसके ऊपर उसके नाना जी या दादाजी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था. तो हंग अबव द लूज फिटिंग क्लोथ्स, वहां पे वो कपड़े भी टांगते थे लूज फिटिंग क्लोथ्स के ऊपर. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old. मतलब कि उसके नाना जी या दादाजी का जो पोर्ट्रेट है वो भी बहुत ज्यादा पुराना है दिखने में, वो भी बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, बुजुर्ग लग रहे हैं उसमें. और बेसिकली वो ये कंपेयर करना चाह रहा है कि वो अपनी दादी या नानी और अपने दादाजी और नाना जी का जो एज ग्रुप है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि इनका जो एज ग्रुप था कितना ज्यादा डिफरेंट है एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से और उसके खुद के लिए भी, जब वो ये चैप्टर लिख रहे थे. आगे जाते हुए हम देखते हैं, He looked at least 100 years old. मतलब फोटो में भी वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे, इतनी उनकी उम्र लग रही थी फोटो में, इतनी उनकी सफेद दाढ़ी थी और ऐसा उनका लुक था कि वो फोटो में भी 100 साल के लग रहे थे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ठीक है, why was it revolting? वो ऐसा क्यों कहता है? देखिए, वो अपने दादाजी या फिर जो उसके नाना जी हैं, ग्रैंडफादर हैं. ग्रैंडफादर, मैं जब इसमें दोबारा ये वर्ड यूज करूंगा तो याद रखिएगा मैं दादा या नाना की बात कर रहा हूं. ग्रैंडफादर. तो वो ये बोलता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, who would have a wife और grandchildren and who would have lots and lots of grandchildren. जो उसके ग्रैंडफादर थे उनको देख के साफ तौर पे ऐसे पता लग रहा था कि उनके बहुत ज्यादा पोते पोतियां होंगे और मतलब कि उनकी एक बीवी भी होगी. लेकिन साथ में जब वो इस नजरिए से, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. मतलब कि वो अपनी ग्रैंड मदर को इस सिचुएशन में इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो भी सुंदर होंगी, वो भी यंग होंगी एक टाइम पे.
ये थॉट ही अपने आप में बहुत ज्यादा रिवोल्टिंग थी। रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है? रिवोल्टिंग मतलब एक तरीके से जब हम पढ़ते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 हिस्ट्री में या फिर किसी भी और चीज में, ये वर्ड अगर हम कहीं और सुनते हैं, रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? बगावत। सब आप लिख लीजिए इफ द स्क्रीन इज विजिबल। रिवोल्ट मतलब बगावत। रिवोल्ट मीन्स बगावत। ओके। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Fables of the prophets. ठीक है। बेसिकली वो बार बार बताती थी कि वो जब यंग हुआ करती थी तो बहुत ज्यादा गेम्स खेलती थी, और क्योंकि वो यंग थी तो खेलती कूदती थी, भाग दौड़ पाती थी, लेकिन वो इस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो हमेशा से उनको बूढ़ा ही देख रहा है, जो ऑथर है खुशवंत सिंह जी। लेटर ऑन वो जैसे बताती थी तो उसे यकीन नहीं होता था, ठीक उसी तरीके से जैसे उसके जो दादी या नानी थी, जो उसकी ग्रैंड मदर है जिनके बारे में चैप्टर है, वो जैसे पुरानी कहानियां बताती थी, पुराने गुरुओं के बारे में, मसीहाओं के बारे में, इन सब के बारे में। प्रॉफिट यानी कि मसीहा, प्रॉफिट्स, मसीहा मतलब कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस फिगर होता है, मसीहा उसे कहा जाता है। ठीक है। दैट सीम क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड। absurd मतलब बेतुकी बात, फालतू की बात। absurd माने फालतू की बात। absurd एंड अनडिग्निफाइड। डिग्निफाइड और अनडिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड माने कि एक ऐसा बिहेवियर जिसको आप लुकअप करो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखो और एक ऊंचे स्तर पर देखो अपने आप से, दैट इज डिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड उसका टोटल ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कि अनरिस्पेक्टेबल। एक लेडी जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी उम्र दराज है, उसकी दादी या नानी है, उनको वो इमेजिन भी नहीं कर सकता गेम्स खेलते हुए, तो ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप अनडिग्निफाइड, बिना रिस्पेक्ट वाली, क्योंकि वो छोटे बच्चों का खेल है और इतनी बूढ़ी औरत खेल रही है तो जम नहीं रहा उसके दिमाग को, दैट्स वाई वो बोल रहा है अनडिग्निफाइड। ट्रीटेड लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट। फेबल्स यानी कि पुरानी ऐसी कहानियां जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। इट हैज बीन डिसअपियर्ड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। एवरीथिंग दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट एंड ओनली पार्ट्स ऑफ इट आर अवेलेबल नाउ, उसको हम फेबल की संज्ञा देते हैं। फेबल का सीधा मीनिंग होता है बहुत ही पुरानी प्राचीन चीज और जिसका कोई अभी नामो निशान ना बराबर हो, फेबल्स उसे कहा जाता है। कई सुनी बातें, पुरानी बातें। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है उनकी अपीयरेंस को लेकर के। ये उनकी अपीयरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसी दिखती थी, कौन थी? सबसे पहले उनके जो अपीयरेंस का वर्णन है उसके बारे में जो हमें पता चलता है कि वो कैसी दिखती थी, हमें पता चलता है पहले उनके हस्बैंड के बारे में, यानी कि ऑथर के ग्रैंडफादर के बारे में। बाद में पता चलता है ग्रैंड मदर की अपीयरेंस के बारे में। उनकी अपीयरेंस बताता है शॉर्ट एंड फैट। वो थोड़ी कद में कम रहती हैं, हाइट छोटी रहती है, थोड़ा उनका वजन ज्यादा रहता है, फैट रहती हैं। एंड स्लाइटली बेंट मतलब कि हंचबैक, जिसे इंग्लिश में हंचबैक भी कहा जाता है। होप दिस इज विजिबल। हंचबैक यानी कि जिसे कुबड़ा कहते हैं, जो थोड़ा आगे की तरफ झुक करके चलता है एज की वजह से। नाउ बेंट, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। बेसिकली उनके पूरे मुंह पे झुर्रियां थी, पूरे फेस पे, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इधर से उधर हर जगह, और क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मतलब हर जगह झुर्रियां थी। एंड शी हैड बीन एज वी हैड नोन। अब ये हमें पता चलता है कि जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ऑथर, वो दे रहे हैं कि बेसिकली वो दिखती कैसी थी। दिखने में हमें उनके अपीयरेंस के बारे में जब पता चलता है तो हम ये देखते हैं साथ में कि उसकी ग्रैंड मदर की अपीयरेंस, ग्रैंडफादर की अपीयरेंस, जिसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ऑल राइट, known her, old so terribly old that she could not have grown older. बेसिकली अब वो थोड़ा हंसी मजाक के तरीके से कह रहे हैं, ठीक है, मतलब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि इससे बूढ़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता. She had been same age for 20 years. She could not have been pretty, but she was always beautiful. वो कभी खूबसूरत तो नहीं थी, इतनी ज्यादा रूपवान नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने पोते के लिए वो सबसे सुंदर औरत थी. यह हमें देखने को पता चलता है इस चैप्टर के इस पैराग्राफ में. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस her stoop and the other telling the beads of her rosary. रोजरी यानी कि माला होती है. माला किसी भी चीज की, जैसे तस्बीह होती है, कोई भी और माला होती है, हकीक की होती है, कोई भी जिसपे लोग जाप करते हैं उसे कहते हैं रोजरी बीड्स, ठीक है. सो टेरिबली ओल्ड शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. बेसिकली उसको, ऑथर को ऐसा लगता था कि 20 साल से वो इतनी ही बूढ़ी है, इससे ज्यादा कोई इंसान बूढ़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. ऐसा इंसान जो इतना बूढ़ा हो कभी सुंदर हो ही नहीं सकता. कहां सुंदर होगा इतना इंसान. बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट. क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो हमेशा व्हाइट कपड़े पहन करके रहती थी. हॉबल्ड अराउंड द हाउस, हॉबल्ड अबाउट द हाउस मतलब एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे चलना, एक क्यूट तरीके से चलना, वैसे उसकी दादियां नानी चला करती थी. आगे हम देखते हैं, शी वाज ब्यूटीफुल. शी हॉबल्ड यानी कि इधर से उधर चलना. ये इसका सिनोनिम है. सिनोनिम माने मिलता जुलता वर्ड है हॉबल्ड का. हॉबल्ड माने कि इधर से उधर जाना, एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है. क्योंकि वो छोटी थी, कुबड़ी थी, उनके पीठ झुकी हुई थी, तो वो जिस तरीके से चलती होंगी आप भी इमेजिन कर सकते हैं. तो वो कह रहे हैं हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, मतलब एकदम सफेद चिट्टे कपड़े होते थे उनके. स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. और एक हाथ अपने कमर पे रखती थी बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि उम्र भी थी और हंच बैग भी था, ठीक है. और एक हाथ में रोजरी बीड्स, मतलब कि माला जाप करती रहती थी, ऊपर वाले का नाम जपती रहती थी. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब वो बता रहा है उनका स्वभाव और उनके अंदर से एक, जैसे हम कहते हैं वाइब्स आना. उनके अंदर से वाइब्स कैसी आती थी? वाइब्स ऐसी आती थी. Yes, she was beautiful. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. मतलब कि वो बार बार जब जाती थी, अपना इधर से उधर हॉबल अप करती थी, चलती थी, एक हाथ में माला है, माला जाप कर रही है, धीरे धीरे वो बता रहा है कि उनके सिल्वर लॉक्स, यानी कि उनके जो बाल दिखने में सिल्वर होते जा रहे थे, व्हाइट हो रहे थे बुढ़ापे की वजह से. सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ पेल पकड़ फेस. बूढ़ी थी तो उनका जो चेहरा था थोड़ा पेल था, थोड़ा व्हाइटिश कलर का था, जिसकी वजह से उनके चेहरे के आसपास उनके सफेद सफेद बाल थोड़े बहुत ऐसे आ जाते थे बीच बीच में, कभी कभी अनटाइडी तरीके से. और her lips were constantly moved in an audible prayer. मतलब वो धीरे धीरे, आप ऐसा फील कर सकते थे कि वो भगवान का नाम जप रही है, मतलब धीरे धीरे सिर्फ अपने लिप्स मूव करते हुए. Yes, she was beautiful. हाँ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी. She was like the winter landscape in the mountains. मतलब कि जैसे आप ये मान लीजिए सर्दियों की अगर पहाड़ों की पेंटिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें कि पहाड़ बने हुए हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल, और एक झरना है, पानी है, तो वो देख करके आपको कैसी फीलिंग आएगी? बहुत पीस और सेरेनिटी. सेरेनिटी यानी कि अपनी आत्मा से खुश रहना, पीस में रहना, एकदम काम रहना, मोक्ष की अनुभूति होना. इसको बेस्ट तरीके से मैं ऐसे पुट कर सकता हूं, सेरेनिटी, पीस, और जो ये ऑथर कहना चाह रहा है वो बेसिकली लैंडस्केप. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी. प्योर व्हाइट सेरेनिटी, व्हाइट कलर ही क्यों यूज किया है, उसका क्या रीजन है? देखिए, प्योर व्हाइट सेरेनिटी. प्योर व्हाइट सेरेनिटी बेसिकली, व्हाइट सिंबलाइजेस पीस. प्योर व्हाइट, उनके अंदर से बहुत ज्यादा पीसफुल एक वाइब आती थी, तो इस वजह से प्योर व्हाइट सेरेनिटी. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट मतलब उनके अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आती थी. एक और होता है एक इंसान से, जैसे कि आप किसी के पास बैठते हैं तो उसमें से कैसे आपको अनुभूति होती है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी बाहर का आदमी होता है तो उस समय ये देखने को मिलता है कि कैसे हम उसके साथ फील करते हैं. तो वैसे जब भी वो अपने दादी या नानी के पास होता था, अपनी ग्रैंड मदर के पास होता था, उसको हमेशा पीस और कंटेंटमेंट लगता था, बिकॉज ऑफ हर अपीयरेंस, द वे शी वॉज, जैसा उनका हाव भाव था, जैसा उनका दिनचर्या था, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, उसकी वजह से. आगे, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो बहुत अच्छा दोस्त भी था.
My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. She would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब हमें और डिटेल में बताते हैं ऑथर। सबसे पहले वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बेसिकली क्या था कि जो ऑथर के पेरेंट्स थे वो शहर में रहने को चले गए थे और बेसिकली जो ऑथर है वो अपनी दादी या नानी के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो हैं शहर में अपने काम में व्यस्त हुआ करते थे, तो बच्चे का पालन पोषण अपनी दादी या नानी के पास हुआ है। और उसकी वजह से उसकी जो दादी या नानी वो सुबह सुबह उसको उठा देती थी, उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी और सुबह सुबह अपनी प्रार्थना करती थी, प्रेयर गाती थी, मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen. Basically, monotonous मैंने अंडरलाइन किया है। monotonous का मतलब क्या है? monotonous माने कि यूनिफॉर्म में एक ही चीज सेम तरीके से होना, एक ही चीज होना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हैं, एक ही यूनिफॉर्म है, आप कपड़े चेंज नहीं करते। आप स्कूल जब जाते हैं आपकी यूनिफॉर्म चेंज नहीं होती, अब वही यूनिफॉर्म अलग अलग दिनों पे सेम यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, तो इसे मोनोटोनस बोलते हैं। जब कोई एक पैटर्न ब्रेक नहीं होता, एक कोई पैटर्न चलता जा रहा है यूनिफॉर्म तरीके से, तो उसे मोनोटनी कहा जाता है। मोनोटोनस यानी कि मोनोटनी में चलना, बिना पैटर्न को डिस्टर्ब किए एक सीधी रेखा से। हम कोई अपनी पैटर्न, जैसे कि आप मान लीजिए हम डेली अगर सुबह उठ के अपना बेड बनाते हैं, तो वो भी एक मोनोटोनस एक्टिविटी मानी जाती है। इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, जरूरी नहीं इसको पॉजिटिव तरीके से ले या नेगेटिव तरीके से ले, लेकिन मोनोटनी की सीधी परिभाषा ये है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मोनोटनी बाय द वे। All right, monotonous would listen to know it by heart. Basically वो बार बार गाती थी एक ही गाना, एक ही भजन अलग अलग तरीकों से और एक ही टोन में, एक ही सुर में, मोनोटोनस टोन में, एक ही लय में, सेम दिन चलता जा रहा है। वो ऐसा होता था। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me, मतलब जब उसे नहलाते नहलाते उसको कपड़े पहनाते पहनाते भगवान का नाम लेती रहती थी मोनोटोनस तरीके से, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। और बार बार उसके लिए वो ये गाती थी कि वो इसलिए गाती थी अपने पोते के लिए या फिर अपने ग्रैंडसन के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि बच्चा भी सीखे। उन्हें था कि बच्चा भी सीखेगा, मैं गाती रहूंगी, ये सीखेगा इसको नहलाते हुए, जो भी है। तो लेकिन जो ऑथर है उसे अपनी दादी नानी की आवाज ज्यादा पसंद थी, अपनी ग्रैंड मदर की आवाज पसंद थी, लेकिन उसको कभी फर्क नहीं पड़ा, उसे याद नहीं करना था ये सब, उसे फर्क नहीं पड़ता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। बेसिकली उसका जो एक स्लेट होता है, जिसमें पुराने जमाने में चौक पे स्कूल पे बच्चे पढ़ते थे, वो उसको तैयार करती थी, बाहर उसको धो करके रखती थी, उसपे पीली चौक, येलो चौक की प्लास्टर भी करती थी, और एक टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा स्याही का एक डब्बा होता था, डब्बा मान लीजिए या फिर एक छोटा सा घड़ा मान लीजिए, उसमें स्याही डली होती थी, इंक डली होती थी पुराने जमाने में, जिससे कि कलम उसमें डुबो करके फिर लिखते थे। ठीक है, अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, लाल रंग का एक पेन था, और उन सबको एक गठरी में बांध करके टाइट इन अ नॉट एंड हैंड इट टू मी, और उस बच्चे को स्कूल वो दे करके भेजती थी। साथ में जब आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ बेसिकली जो उसका नाश्ता होता था बच्चे का स्कूल जाने से पहले, वो होता था एक मोटी चपाती जिसके ऊपर मक्खन और चीनी डली होती थी। लेकिन उसकी जो दादी थी वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा रोटियां भी लेकर के जाती थी, जो कि वो गली के कुत्तों को दे देती थी। आगे, माई ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। वो इसलिए बार बार स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के बाजू में एक मंदिर था, टेम्पल। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी थे, जो पंडित थे, उन्होंने सुबह की प्रार्थना करना और पढ़ना लिखना, बेसिकली प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, क ख ग अक्षर ABCD, ये सब पंडित जी ने सिखाया था। ठीक है। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. Basically, जो पंडित जी ने उन्हें क ख ग या फिर ABCD सिखाया, जब बाकी बच्चे रोज में बैठे होते थे, मतलब जो वरांडा है
उसके या तो इधर होते थे या उधर होते थे और प्रेयर गा रहे होते थे या प्रार्थना गा रहे होते थे या फिर एबीसीडी रिसाइट कर रहे होते थे, पढ़ाई कर रहे होते थे पंडित जी के अंडर। तो इसकी जो ग्रैंड मदर है वो उस टाइम पे ग्रंथ पढ़ती थी, शास्त्र पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स, शी यूज्ड टू रीड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स माने शास्त्र, ग्रंथ और एनी रिलीजियस टेक्स्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट। आगे, when we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो जब क्लास खत्म हो जाती थी तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ऑथर चले जाते थे, और जैसे ही वो जा रहे होते थे तो जो गली के कुत्ते थे जिनको उनकी दादी या नानी खाना देती थी वो और मिलते थे, और वो एक दूसरे से लड़ रहे होते थे रोटियों के लिए, क्योंकि ये रोटियां बांटते हुए चलते थे। ठीक है। when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point. ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब उसके मम्मी पापा सेटल हो गए, जुगाड़ हो गया सारा कि चलो भैया बच्चा आ सकता है हमारे साथ रहने के लिए, कम बैक होम, तो वो ऑथर के लिए एक बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था उसकी रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत क्लोज बॉन्ड वो डेवलप कर चुका था अपनी ग्रैंड मदर के साथ ऑलरेडी। ठीक है। although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Basically, टर्निंग पॉइंट उनकी फ्रेंडशिप में ये था कि वो अपनी दादी या ग्रैंड मदर के साथ सेम कमरे में तो रहता था, दोनों शहर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। वो पहले गांव में इसलिए जाती थी क्योंकि पंडित जी थे, मंदिर था, उनको बहुत मजा आता था धर्म कर्म का सारा काम करने में, ग्रंथ पढ़ने में, पंडित जी से बात करने में। तो अब वो चीज शहर में नहीं हो पा रही थी, सिटी में नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से शी वॉज नॉट अकम्पनिंग हर ग्रैंडसन टू स्कूल, शी कुडंट अकम्पनी अ ग्रैंडसन टू स्कूल। ऑलराइट, सो no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. अब वो मोटर बस में जाता था, वो पहले की तरह पैदल नहीं जाता था, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, मोटर बस में जाता था। एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। मतलब कि वो बेसिकली चिड़ियों को दाना डालने लग गई थी, वो भी अपने घर के ही कोर्टयार्ड में, जो एक आंगन कह लीजिए, उसके बीचों बीच या फिर छत पे वो दाना डालने लग गई थी चिड़ियों को। ठीक है। नो डॉग्स वर प्रेजेंट। ये सारी चेंजेस आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। What was the difference between the author's life back then in the village and then in the city? ये चीज का बखूबी ध्यान रखें, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। Keep this in mind. These are important factors of the chapter. Next, I used to go to an English school in a motor bus. वो उनको चिड़ियों को खाना देती थी, उनकी ग्रैंड मदर बाद में। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. Basically, जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, समय आगे बढ़ता गया, वो अपनी ग्रैंड मदर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर होने लगा। मतलब एक ही घर में रहते थे लेकिन एक दूरी बनने लगी। वो कैसे? फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड देन गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, कि टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया। ठीक है, जिससे कि हम आगे पढ़ेंगे, कि कैसे ऑथर के रिलेशनशिप को इफेक्ट पड़ा जब वो सिटी में रहने आ गए। ऑलराइट, उसकी दादी पूछती थी, उसकी ग्रैंडमदर पूछती थी कि स्कूल में अब वो क्या सीख रहे हैं नया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the laws of gravity, Archimedes' principle, the world being round. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. Where was it? हाँ जी, This had lewd associations. Lewd association का मतलब क्या होता है? बुरी संगत। ठीक है, It was monopoly of harlots.
and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. बेसिकली बच्चे ने बताया कि अब स्कूल में हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, दुनिया गोल है, अर्थ राउंड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है साइंस का, जिन लोगों ने साइंस पढ़ रखी है उनको पता होगा बॉयंस के बारे में, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यूरेका, ठीक है। तो इस चीज से उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा नाखुश थी, और ऊपर से ऑथर ने यह बताया कि इंग्लिश स्कूल तो है ही, ऊपर से इंग्लिश स्कूल में धर्म कर्म का काम नहीं हो रहा, गाना बजाना सिखा रहे हैं, बच्चों को म्यूजिक लेसन दे रहे हैं, तो उसकी दादी को लगता था बहुत ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? बुरा, कुसंगति, बहुत ही खराब चीज है, मतलब इससे खराब चीजें निकलती हैं नॉर्मल गाने बजाने से, ठीक है। हार्लट्स एंड बेगर्स, मतलब ये मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, मतलब कि ये जो गाने बजाने का काम है ये ऐसे लोगों का है जो गलत काम करते हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं, उनकी हरकतें ये सब करना। और जेंटल फोक यानी कि जो अच्छे ईमान वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका ये सब काम नहीं होता, ऐसी उसकी दादी सोचती थी, उसकी ग्रैंडमदर ऐसा सोचती थी, ठीक है। शी सेड नथिंग बट अ साइलेंट एंड डिसअप्रूवल। इंग्लिश स्कूल में जाना, धर्म कर्म से हट जाना, और साथ में कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना होना, म्यूजिक लेसन, साइंस लेसन, ये सारी चीजें आप लिखेंगे जब ये क्वेश्चन आएगा कि किस चीज को लेकर के दूरियां धीरे धीरे बनने लगी थी। व्हाट मेड द ग्रैंडसन एंड द ग्रैंडमदर astray from each other। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये है, along with the fact कि वो सबसे पहले सिटी में गए थे। सारी चीजें शुरू होती हैं उनके सिटी में शिफ्ट होने से, याद रखिएगा। When I went up to university, I was given room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मैं बताता हूं। धीरे धीरे इंग्लिश स्कूल में वो चले गए, दूरियां बनने लगी। अब फाइनली जो ऑथर हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में उनको अपना कमरा मिल जाता है, ठीक है। और जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का दोनों के बीच में, ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच में, वो छिन गया। वो था उनका कमरा, क्योंकि पहले एक ही कमरे में थे। धीरे धीरे उन्होंने बात करनी बंद ही कर दी थी, बहुत कम कर दी थी, जब उन्हें पता लगा था कि अब वो कैसी एजुकेशन ले रहा है नए स्कूल्स में, व्हाटएवर उनके धारणा के हिसाब से, उनके सोच के हिसाब से वो सही नहीं था, तो वहीं से दूरी बननी स्टार्ट हो गई। और सबसे ज्यादा जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो तब टूटा जब यूनिवर्सिटी गया ऑथर। ऑलराइट, नाउ अब हम ये देखते हैं, रेली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। वो बार बार अपना सिलाई बुनाई का काम करती थी। स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा होता है, उसको चलाती रहती थी सारे दिन, और अपनी प्रेयर गाती रहती थी, अपनी रिलीजियस प्रार्थनाएं जो भी जिसको भी मानती हैं उनको गाती रहती थी, ऐसे ऐसे करके अपना काम करते करते। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय वो थोड़ा सा समय, आधे घंटे लगभग वो रिलैक्स करती थी, जिसमें कि वो वरांडे पे बैठ जाती थी और रोटी लेकर के या ब्रेड लेकर के छोटे छोटे उसके टुकड़े करके चिड़ियाओं को देती थी, जिसमें काफी सारी चिड़ियां आ जाती थी। उनकी गोद में बैठती थी, हाथ पे बैठती थी, कंधों पे बैठती थी, सर पे भी बैठ जाती थी। और साथ में क्या होता था, वो बहुत खुश होती थी, वो भगाती नहीं थी चिड़िया को। कोई भी चिड़िया उन्हें ऐसे शू नहीं करती थी, शी नेवर शूड देम अवे। दिस वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। उनके लिए वो पूरे दिन का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा खुश मिजाज, सबसे ऐसा कह सकते हैं, वो आधा घंटा था पूरे दिन का, ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was in lost prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. देखिए, अब आगे जाकर के फर्दर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी के बाद जब हम देखते हैं तो ऑथर कहता है कि उसे विदेश पढ़ने जाना था, तो अब वो और दूर हो रहा था अपनी ग्रैंडमदर से।
और अब वो 5 साल के लिए बिल्कुल दूर रहेगा। और ये बात उसे भी पता थी, उसकी ग्रैंडमदर को भी पता थी कि अब कुछ उनकी भी उम्र हो रही है, बहुत बूढ़ी हो रही है, और जो स्टूडेंट है 5 साल के लिए दूर रहेगा। तो दोनों को ये बात पता थी, साइलेंटली उन्होंने बात अग्री करी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा। वो श्योर मैं कुड नेवर टेल 5 years वन कुड नेवर टेल, इसका मतलब ये कि किसी को नहीं पता, वो कभी भी निकल सकती हैं, सीधी बात ये बोलना चाह रहा है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, वो बता सकती थी। वो उस समय भी उनका दिमाग प्रेयर में था, माला जप रही थी, धीरे धीरे भगवान का नाम ले रही थी। जैसे उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने गए फर्दर स्टडीज के लिए, जो बता रहे 5 साल के लिए जाने वाला था, तो तब भी अपना माला जाप कर रही थी, अपने प्रेयर में बिजी थी। उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस सीधा अपने ग्रैंडसन को माथे पे उसको किस किया और फिर उसे रवाना कर दिया। ठीक है, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट यानी कि गिलगिला, उन्होंने उनके फोरहेड को चूमा तो थोड़ा सा गिलगिला लगा उसको। उसकी ग्रैंडमदर थी, उसने उस मूवमेंट को बहुत चेरिश किया, और उसको यह भी पता था एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद इसके बाद जब वो 5 सालों बाद सीधा जब वापस घर आए, तो क्योंकि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, वो रहें या ना रहें, काफी सैड है। Alright, but that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words. And while she clasped for me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. ठीक है, frivolous rebukes. Frivolous rebukes माने फ्रिवलस मतलब बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में और बहुत ज्यादा जोशीले तरीके से, फ्रिवलस बहुत फास्ट, ठीक है। फ्रिवलस रिब्यूक्स, बहुत तेजी से वो मतलब चिड़ियाओं को रोटियां डाल रही थी, बहुत खुश होकर के, एक्साइटमेंट में, तेज तेज एकदम हाथ ऐसे झटका करके। और जब वो 5 साल बाद वापस आया, उसने देखा कि ऊपर वाले की दया से उसकी ग्रैंडमदर ठीक थी। वो एक दिन, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, उनकी उम्र उतनी लग रही थी जैसे वो उनको छोड़ करके गया था। एंड शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, माला जाप कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी, ठीक है। रिसाइटिंग अ प्रेयर्स इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल, द हैप्पीएस्ट मोमेंट। जब वो इतना 5 साल बाद उसका ग्रैंडसन वापस आया, आप ये बात देखिए, वो तब भी इतनी खुश तो है ही अपने ग्रैंडसन को देख करके, लेकिन उनको ज्यादा एक्साइटमेंट थी चिड़ियाओं को रोटी खिलाने की, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। फ्रिवलस रिब्यूक्स, she fed the sparrows with what? Frivolous rebukes. And with more excitement, she was even more excited to feed the birds, even after her own grandson came home back after 5 years. All right, note this down. In the evening, a change came over for her. शाम को थोड़ा सा कुछ बदलाव देखने को मिला। She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped. She thumped. All right. अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ये रिलेशनशिप एंड हुआ था, एंड देन आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। She thumped the sagging. Sagging skins of the dilapidated drum and sang for the homecoming of warriors. Basically जो पुराने गीत होते हैं वॉरियर्स के बारे में, योद्धाओं के बारे में, महापुरुषों के बारे में, जो गीत गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, बेसिकली उसके बारे में वो गाने गा रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी। स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, बहुत पुराना एक ढोलक था, उसको बजा बजा के वो गा रही थी। थोड़ा वो डिफरेंट आफ्टरनून, डिफरेंट इवनिंग थी, ये बात याद रखिएगा। इस पैराग्राफ में देखने को मिलता है, एंड sang for the homecoming of the warriors. She had to persuade her to, we had to persuade her to stop to avoid overstraining. Persuade, persuasion, मनाना, ठीक है। Persuade का मतलब होता है मनाना। Stop to avoid overstraining, मतलब इतना भी खुश होकर वो ना बजा, उनकी उम्र हो चुकी है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी तो हानिकारक हो सकती है, एकदम सडन अटैक की वजह से, जो भी health reasons. That was the first time since I had known her that she did not pray. उस दिन उन्होंने अपनी प्रार्थना, अपना माला जाप नहीं किया था।
ठीक है. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. देखो, थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हुई अगले दिन, जब वो बहुत ज्यादा गाने गा रही थी, भजन गा रही थी, कीर्तन गा रही थी. उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर ने कहा कि यार थोड़ा बहुत बुखार है, उतर जाएगा, समय की बात है. और ऐसा हुआ नहीं. उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देखो यार, मेरा समय नजदीक आ चुका है, शी इज अबाउट टू गो नाउ. एंड वो थोड़ी सी देर जो उनके पास बची हुई थी, जो उन्हें लग रहा था, वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी और भगवान का नाम जाप करना चाहती थी. शी डिड नॉट वांट टू टॉक टू हर family member. She wanted to remember God over here. All right, we protested. उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, अंतिम समय ऐसे नहीं होता. But she ignored our protests. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. तब भी माला जाप कर रही थी. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. वो लेटी हुई थी, जाप कर रही थी, तबीयत खराब थी उनकी. उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनके समय नजदीक है. और लोगों ने बहुत, उसके फैमिली मेंबर्स ने ग्रैंडमदर की बहुत कोशिश करी कि वो बात करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. रोज जाप करने लगी, रोजरी बीड्स. एकदम से अचानक से उनके लिप्स हिलने बंद हो जाते हैं. लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, रोजरी बीड्स फेल फ्रॉम अ हैंड. जो उनकी माला थी वो गिर जाती है. ठीक है. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. पीसफुल पैलर मतलब कि बहुत ही शांति से एक एक्सप्रेशन, एक ऐसा स्किन टोन, एक ऐसा कलर उनके चेहरे पे बन चुका था कि अब उनके शरीर में जान नहीं है. बहुत शांति से वो जा चुकी हैं. ठीक है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. पहले उन्हें जमीन पे लिटाया जो रीति रिवाज के हिसाब से है, फिर उनके ऊपर एक लाल कपड़ा डाला. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. बहुत ज्यादा रोए सारे लोगों ने, बहुत शोक मनाया, मातम मनाया. फिर उसके बाद वो तैयारियां करने लगे उनके अंतिम संस्कार की, उनके फ्यूनरल की. फ्यूनरल माने अंतिम संस्कार, लास्ट ड्यूटीज, जब कोई मर जाता है. ठीक है. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड. क्रूड स्ट्रेचर, ठीक है. स्ट्रेचर यानी कि जैसे 4 कंधे पे उठा करके लेके जाते हैं, 4, उसे स्ट्रेचर बोलते हैं, जैसे हॉस्पिटल वाला होता है. लेफ्ट अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल, went to a room with a crude stretcher to take her to be cremated. उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाने की तैयारी हो रही थी. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. Blaze of golden light. Basically, उनके जब उन्हें लेकर के जा रहे थे तो सनसेट हो रहा था, सूरज ढल रहा था. और जैसे ही सूरज ढल रहा था तो ऑथर को याद आया कि उसकी ग्रैंडमदर तो अब है नहीं, तो उस कमरे में, उस लाइफलेस कमरे में जहां पे कभी उसकी ग्रैंडमदर जिंदा हुआ करती थी, वहां पे कैसे लाइट आ रही है उसको डिस्क्राइब करता है. ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वो दिखने में गोल्डन लग रही थी, सनसेट की लाइट. और पूरा जो उस टाइम का माहौल था बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था ऑथर. ठीक है. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड. वो बीच में ही रुक गए, वरांडे में ही, जो बीच में उनका आंगन टाइप है, वहीं पे जाते जाते रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. काफी सारी चिड़ियां बैठ गई थी. जैसे उनको लेकर के जा रहे थे उसकी ग्रैंडमदर को, तो उन्होंने देखा बहुत सारी चिड़ियां इकट्ठी हो रखी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जानवर पैटर्न मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो वो रही नहीं, तो स्पैरोज अब वहां इकट्ठे हो रहे हैं उनके जाने के बाद. देयर वॉज नो चिरपिंग. अब वो चहक नहीं रही थी चिड़ियां, शांत थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. Basically, उन्होंने जब देखा कि चिड़ियां खूब सारी इकट्ठी हो रही हैं, तो जो ऑथर की मदर है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो खाना दे दें चिड़ियाओं को, क्योंकि चिड़ियां आ रही हैं, उनकी ग्रैंडमदर उन्हें खाना दिया करती थी. और इस बार चिड़ियां सारी शांत थी, कोई आवाज नहीं कर रही थी, एज मेंशन्ड हियर इन द चैप्टर. और जब उन्होंने चिड़ियाओं को उसी तरीके से छोटे छोटे रोटी के टुकड़े डाले, ब्रेड के टुकड़े डाले, तो चिड़ियाओं ने नहीं खाए. अगले दिन जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आए थे, जो स्वीपर्स थे, उन्होंने वैसे का वैसा उन्हें स्वीप करके निकाल दिया. दैट्स व्हाट हैपेंड. ऑल राइट, हियर इज वी एंड द चैप्टर. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट.
ठीक है, द 3 phases ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। 3, अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें, मैं आपको 2 क्वेश्चंस करके बताता हूं। पहला क्वेश्चन ये कहता है 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। अब्रॉड जाने से पहले याद रखें, सबसे पहला फेज वो ये था कि ऑथर अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज्यादा क्लोज था, सिटी में उसके पेरेंट्स जा चुके थे, वो गांव में रहते थे, वो वाला फेज आपको पूरा बताना है। दूसरा फेज जब वो शहर आ जाते हैं और वो इंग्लिश स्कूल में जाता है, तो वो वाला फेज आपको बताना है, जिसमें कि म्यूजिक लेसन और ये सारी चीजें। थर्ड जो फेज था बिफोर लिविंग अब्रॉड, फाइनल वाला, वो था जब ऑथर यूनिवर्सिटी चला जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस इज द 3 phases ऑफ द ऑथर्स लाइफ, और इसके आसपास जो हमें अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा आप लिखेंगे। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। 3 ऐसे रीजंस बताइए जिससे कि ऑथर की जो ग्रैंडमदर है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी जब ऑथर शहर के स्कूल जाने लगा था। ठीक है, तो इसमें 3 रीजन ये थे। पहली बात, भगवान की बात नहीं हो रही थी। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, आप इसको क्यूमुलेट करके 3 पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि वहां पे भगवान के धर्म कर्म के बारे में प्रेयर नहीं कराते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेयर नहीं कराते थे। आप ये प्रेयर लिखोगे, आपका कीवर्ड होगा ये, और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड थिंग, साइंस के बारे में ज्यादा पढ़ाते थे, रिलीजन के बारे में कम पढ़ाते थे, इंग्लिश मीडियम था। थर्ड, म्यूजिक लेसन्स। ठीक है, म्यूजिक एंड सिंगिंग लेसन्स अकॉर्डिंग टू हिज ग्रैंडमदर, वर्ड टू वर्ड अगर हम बोले तो क्या था, was the activity done by harlots and beggars and was not to be done by people who were like civilized। synonym कह सकते हैं, gentleman उन्होंने वर्ड यूज किया है, बट सेम चीज है कि ये 3 रीजंस आप मेंशन करेंगे जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मोर ओवर, एज आई मेंशन बिफोर, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कि कैसे जनरेशन गैप, कैसे एक ग्रैंडमदर और एक ग्रैंडसन बचपन में, जब एक बच्चा छोटा होता है, ये हमने कहावत सुनी है दैट देयर इज अ सेइंग दैट अ ग्रैंडसन इज मोर अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स देन टू हिज ओन पेरेंट्स। और हिंदी में ऐसी कहावत है कि एक बच्चा अपने दादा दादी या नाना नानी को ज्यादा अजीज होता है एज कंपेयर टू माँ बाप। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है कि कैसे वो अपने ग्रैंडमदर से क्लोज था, बट ड्यू टू जनरेशन गैप, उन दोनों का जनरेशन गैप था, और उस ऑथर को भी आगे पढ़ना था उसकी लाइफ, और जिस जमाने में उसकी ग्रैंडमदर रही होंगी, जो उनके टाइम का एजुकेशन होगा वो बहुत अलग रहा होगा। तो बूढ़े लोगों को बहुत ज्यादा, ओल्ड लोगों को टाइम लगता है एडजस्ट करने में नई टेक्नोलॉजीज से, नए रहन सहन से, और या फिर चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या किसी भी चीज से। So moral of the story, I hope you understand and understood the chapter. This was one of the easiest chapters in Hornbill. बहुत easy chapter है ये। इसमें जो important points थे, I hope आप सबने उसका screenshot या फिर word meanings का आप note down कर रहे हैं, because इनसे related भी questions आते रहते हैं। Alright, so thank you, Team Educate.